प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज मैं आपको बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार की गई और इसके उद्देश्य क्या रहे और इसके परिणाम भारत के लिए क्या निकले, बंगाल के लिए क्या निकले और इसका अंत किस प्रकार हुआ, इसके बारे में बताना चाहूँगी। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना 1765 में की गई और लॉर्ड क्लाइव जब दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया तो उसने बंगाल में द्वैध शासन अथवा दोहरे शासन की स्थापना की। सबसे पहले हम ये जानें कि द्वैध शासन है क्या। द्वैध शासन का तात्पर्य ये है कि दोहरा शासन, यानी 1765 में जब बंगाल में के जो नवाब था मीर जाफ़र, उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने उसके नाबालिग पुत्र नजीबुद्दौला को बंगाल की गद्दी पर बिठा दिया। और चूँकि इलाहाबाद की संधि हमने देखी थी, इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व प्राप्त हो गया था। अतः कंपनी ने राजस्व संबंधी कार्यों को तो अपने हाथों में ले लिया, लेकिन प्रशासन के कार्य नवाब के हाथों में ही रहने दिए। अर्थात निजामत, जिसमें शासन करना और फौजदारी का न्याय, ये बंगाल के नवाब के अधिकार में रहा। और साथ ही जो है इन प्रांतों से लगान वसूल करने तथा असैनिक न्याय की देखभाल करने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। शासन को इन दो भागों में बांटकर दो विभिन्न शक्तियों के हाथों में दे देने के कारण ही इस शासन को दोहरा शासन या द्वैध शासन कहते हैं। कंपनी ने दो उप नवाब या नायब दीवान नियुक्त किए, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा शिताब राय। ये नायब दीवान कलकत्ता में रहकर कार्य नहीं करते थे, बल्कि वह मुर्शिदाबाद और पटना में रहकर कार्य करते थे। इस प्रकार कंपनी ने अपना उत्तरदायित्व दो भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। दीवानी का कार्य वे अधिकारी करते रहते थे और कंपनी केवल अधिक से अधिक आय प्राप्त करने में रुचि रखती थी। निजामत के अधिकार नवाब के हाथों में थे, जिसके खर्च के लिए कंपनी एक निश्चित धनराशि नवाब से प्राप्त करती थी। बंगाल का नवाब चूँकि अल्पायु था, इसलिए कंपनी ने नवाब की ओर से उसके कार्यों की देखभाल करने के लिए एक नायब निज़ाम की नियुक्ति की और नायब निज़ाम भी मोहम्मद रजा खां को नियुक्त ही किया, जो कंपनी की ओर से नायब दीवान भी था। इस प्रकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासन का उत्तरदायित्व वास्तव में अंग्रेज कंपनी के कर्मचारी मोहम्मद रजा खां पर चला गया, जो सूबे का नायब दीवान और नायब निज़ाम था। वही 1772 ईस्वी तक सूबों के शासन के लिए उत्तरदायी हुआ। इस प्रकार दीवानी प्राप्त करने के पश्चात भी अंग्रेज कंपनी ने उन सूबों को की शासन व्यवस्था को स्पष्टतः अपने हाथ में नहीं लिया। शक्ति को प्राप्त करने के बाद उत्तरदायित्व न संभालना द्वैध शासन का मूल दोष था और इसके दुष्परिणाम बंगाल को भुगतने पड़े। अब हम बात करते हैं कि द्वैध शासन अपनाया क्यों गया, द्वैध शासन अपनाने के कारण क्या थे। क्लाइव ने अनेक कारणों की वजह से द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया था, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, क्लाइव ने ये महसूस किया कि यदि बंगाल के शासन सूत्र को कंपनी पूरी तरह से अपने हाथों में ले लेती है तो इससे उसकी आमदनी कम हो जाएगी और उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा, और वो ऐसा नहीं करना चाहता था। दूसरा कारण था, कंपनी के पास बड़ी संख्या में योग्य और प्रशिक्षित प्रशासकों की भी कमी थी। ऐसी स्थिति में बंगाल के शासन को पूरी तरह हाथों में ले लेने से कंपनी की कठिनाइयां बढ़ सकती थी और इस प्रकार क्लाइव ने कंपनी की कठिनाइयों को बढ़ाने के बजाय शासन का उत्तरदायित्व जो है नवाब के अधिकारियों पर ही डाल दिया, यानी भारतीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर डाल दिया। तीसरा कारण था, इस व्यवस्था के द्वारा क्लाइव ये दिखाना चाहता था कि उसने बंगाल में वास्तव में अधिकार नहीं किया है। अतः दूसरी विदेशी शक्तियाँ ये नहीं कह सकती थी कि बंगाल पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है। वो यही जताना चाहते थे कि बंगाल पर अभी भी नवाब और उसके अधिकारियों का ही शासन है, कंपनी का कोई उसमें जो है उत्तरदायित्व नहीं है, उसकी कोई भागीदारी नहीं है। चौथा कारण था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उस समय जो कि इंग्लैंड में रहते थे, वो उस समय समस्त प्रदेशों को शासन को हाथ में लेने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि इससे कंपनी के व्यापार में बाधा पड़ने की संभावना थी, यानी उनको आर्थिक नुकसान हो सकता था। वह लोग प्रदेश के स्थान पर धन में ज़्यादा रुचि रखते थे। अतः क्लाइव भी इस बात को समझता था कि यदि वह बंगाल की राजनीतिक सत्ता हाथ में ले लेगा
तो संभवतः अंग्रेजी संसद कंपनी के कार्य में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देगी। इसलिए वो जो है बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने से बचना चाहता था अप्रत्यक्ष रूप से। अब बात हम करते हैं कि द्वैध शासन से कंपनी को क्या लाभ हुआ। तो सबसे पहला लाभ तो ये था कि कंपनी ने बिना उत्तरदायित्व लिए बंगाल पर अंग्रेजी शिकंजा कस दिया, किंतु प्रशासन का दायित्व नवाब पर डाल दिया। उपनायबों के माध्यम से राजस्व कंपनी के कोष में जमा होता रहा। दूसरा लाभ था कंपनी की आर्थिक व सैनिक स्थिति मजबूत हो गई, क्योंकि उन्हें बंगाल से जो भी धन प्राप्त हुआ राजस्व के रूप में, उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को और साथ ही सैनिक स्थिति को मजबूत करने में उसे खर्च किया। तीसरा लाभ था फ्रांसीसियों व डचों की ईर्ष्या से कंपनी बच गई और ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप भी उस पर नहीं बढ़ सका। यानी उन्होंने ये कहा कि हम तो बंगाल पर शासन कर ही नहीं रहे, शासन तो नवाब के अधिकारियों का ही है, नायब का ही है, तो हम तो जो है एक व्यापारी कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए फ्रांसीसी और डच जो है उन कंपनियों ने उनसे इस बात की ईर्ष्या नहीं की कि वो एक राजनीतिक सत्ता बन गए हैं, जबकि वास्तव में वो राजनीतिक सत्ता बनने की तरफ बढ़ रहे थे। साथ ही ब्रिटिश संसद ने भी जो राजनीतिक हस्तक्षेप से बचना चाहती थी, तो उसका हस्तक्षेप या नियंत्रण भी ईस्ट इंडिया कंपनी पर नहीं हो पाया इस द्वेष पर शासन प्रणाली की वजह से। चौथा लाभ था क्लाइव ने बंगाल का प्रशासन हाथों में न लेकर कंपनी को संभावित खतरे से बचा लिया था। यानी बंगाल के प्रशासन को चलाने में उन्हें जो भी समस्याएं सामने आती, वो अब उससे बच गए थे। राजस्व तो उन्हें मिलता रहा, लेकिन प्रशासनिक भार उनके ऊपर नहीं आया। एक फायदा और था कि कंपनी को लाभ की स्थिति में रखने हेतु उसे केवल व्यापारिक कंपनी बनाए रखना, यानी उन्होंने कंपनी को जो है सिर्फ व्यापारिक कंपनी बनाए रखा ताकि उसकी आर्थिक जो है फायदा बराबर होता रहे। एक लाभ कंपनी को ये भी था कि द्वैध शासन प्रणाली से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव और अधिक मजबूत हो गई। शासन सत्ता की वास्तविक बागडोर अब अंग्रेजों के हाथ में आ गई और नवाब अब नाम मात्र का शासक रह गया। तो ये तो विद्यार्थियों ये बातें थी जो कंपनी को लाभ की ओर ले जा रही थी शासन के दृष्टिकोण से। लेकिन द्वैध शासन प्रणाली के दुष्परिणाम भी बहुत सारे थे जो बंगाल को भुगतने पड़े। तो ये दुष्परिणाम क्या थे? वस्तुतः क्लाइव द्वारा स्थापित ये व्यवस्था अप्रभावी तथा अव्यवहारिक थी। इसने बंगाल में अराजकता तथा भ्रांति उत्पन्न कर दी। इस व्यवस्था के प्रमुख दोष निम्न रूप से सामने आए। पहला, इस शासन व्यवस्था का पालन करने के फलस्वरूप बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में चारों ओर अशांति तथा अव्यवस्था का शासन हो गया। यद्यपि समस्त उत्तरदायित्व नवाब पर था, किंतु वह शक्तिहीन था। दूसरी ओर शक्ति अंग्रेजों के हाथों में थी और उन पर उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं था। यानी राजस्व तो अंग्रेज ले रहे थे और प्रशासन किसको चलाना था? नवाब को चलाना था। और धन नहीं होने से प्रशासन में कोई सुधार या नई चीज़ें तो नवाब कर ही नहीं सकता था। तो इसलिए एक तरीके से वो शक्तिहीन था। दूसरा दुष्परिणाम था कि नवाब के अधिकारियों तथा अंग्रेजों में नित्य प्रतिदिन झगड़ा होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस व्यवस्था का संचालन करना बहुत ही मुश्किल हो गया। तीसरा दुष्परिणाम था कि जनता के कष्टों में भारी वृद्धि होना, क्योंकि एक और उसे अंग्रेज तथा दूसरी ओर नवाब के अधिकारी लूटते थे। इस देश शासन प्रणाली का एक परिणाम ये भी निकला कि इस व्यवस्था से भारत का जो अन्न भंडार है बंगाल, वो उजाड़ बन गया था। बंगाल से भूमि कर अधिक वसूल होता था तथा वसूली में कड़ाई भी की जाती थी। विलियम बोल्ट जो कि कंपनी के कार्यकर्ता थे के अनुसार इन लोगों को कई बार तो अपने बच्चे बेचने पड़ जाते थे कर चुकाने के लिए, तथा भूमि छोड़कर भाग जाना पड़ता था। 1769-70 ईस्वी के बीच पड़े भयंकर अकाल से भारी जानमाल की हानि हुई। उसे देखकर कंपनी के अधिकारी ने इस प्रकार लिखा, आज जो करुणामय दृश्य देखने को मिलता है उसका वर्णन करना मनुष्य की शक्ति से परे है। ये निश्चित है कि कुछ प्रदेशों में लोगों ने मृतकों को खाया है। यानी बंगाल में आर्थिक स्थिति, कृषि की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि इंसान एक दूसरे को खा रहे थे, यानी मृतकों को खा रहे थे। एक दुष्परिणाम ये निकला कि कृषि उपज की कमी से व्यापार तथा वाणिज्य पर भी कुप्रभाव पड़ा। 1717 ईस्वी से अंग्रेजों को बिना कर दिए व्यापार करने की अनुमति थी। उसके अनुसार कंपनी के कलकत्ता स्थित गवर्नर की आज्ञा से कोई भी माल बिना निरीक्षण तथा बेरोक टोक इधर उधर जा सकता था।
कर संबंधी आज्ञा से सरकार को हानि हुई तथा भारतीय व्यापार भी नष्ट हो गया। द्वैध शासन प्रणाली का एक दुष्प्रभाव ये भी था कि कंपनी को भी इससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। कर एकत्रित करने वाले अधिकारी बीच में बहुत सा धन हड़प जाते थे, जिससे कंपनी के खजाने में ज़्यादा कुछ नहीं पहुंच पाता था। बंगाल का कपड़ा उद्योग भी इससे बहुत प्रभावित हुआ, उसको बहुत नुकसान इससे पहुंचा। कंपनी ने बंगाल के कपड़ा उद्योग को हतोत्साहित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि इससे इंग्लैंड के रेशम उद्योग को क्षति पहुंचती थी। 1769 ईस्वी में कंपनी के डायरेक्टरों ने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया था कि कच्चे सिल्क के उत्पादन को प्रोत्साहित करो तथा रेशमी कपड़ा बुनने को निरुत्साहित करो। रेशम का धागा लपेटने वालों को कंपनी के लिए काम करने पर बाध्य किया जाता था। कुछ जुलाहों ने तो इस उत्पीड़न से बचने के लिए अपने अंगूठे तक कटवा लिए थे। इसके अलावा द्वैध शासन से न्याय व्यवस्था खोखली हो गई। नवाब तो न्यायाधीशों को समय पर वेतन भी नहीं दे सका। अतः गुलाम हुसैन के अनुसार दोहरे शासन में न्यायाधीशों व राज कर्मचारियों ने न्याय के बहाने अपार धन कमाया। भू राजस्व वृद्धि के साथ साथ भूमि 1 वर्ष के ठेके पर दी जाने लगी। भूमि की उर्वरता की उपेक्षा से भूमि अनुपजाऊ हो गई और किसान भूखों मरने लगे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हम देखते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली के अनेक दुष्परिणाम सामने आए। अंततः द्वैध शासन प्रणाली का परित्याग कर दिया गया। यह प्रणाली 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में चालू रही, परंतु चूंकि इसमें अनेक दोष आ गए थे, अतः 1772 ईस्वी में जब लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसने इसे समाप्त कर दिया तथा शासन का भार अपने हाथों में ले लिया। और एक जो मुर्शिदाबाद के रेजिडेंट थे, उन्होंने इसके दोषों को अनुभव करके लिखा, विवशतापूर्वक लिखा कि एक अंग्रेज को ये विचार करते हुए अत्यंत दुख होता है कि दीवानी के अधिकार ग्रहण करने के उपरांत देशवासियों की स्थिति पहले की अपेक्षा अत्यंत खराब हो गई है। और मैं कह सकता हूँ कि यह तथ्य बिल्कुल सत्य है कि ये सुंदर देश, जो कि एक निरंकुश तथा तानाशाह के शासनकाल में समृद्धि के पथ पर अग्रसर होता रहा, अब विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है, विशेषकर उस स्थिति में जबकि अंग्रेज प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य भागीदार है। यानी खुद अंग्रेज रेजिडेंट जो कि मुर्शिदाबाद बंगाल का रहने वाला है, बंगाल में कार्यरत था, वो ये कहता है कि ब्रिटिश शासनकाल जो द्वैध शासन के दौरान रहा, उसके अंतर्गत बंगाल जो कि एक नवाब के तानाशाही शासन में भी समृद्धि की ओर अग्रसर था, बढ़ रहा था, अब वह जो है अंग्रेजी शासनकाल में विनाश की ओर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार द्वैध शासन प्रणाली में अनेकानेक दोष थे और कंपनी के डायरेक्टरों ने कंपनी द्वारा दीवानी के अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से हमारे हाथों में लेने, मोहम्मद रजा खां व राजा सिताब राय को हटाने तथा उन पर मुकदमा चलाने के स्पष्ट आदेश हेस्टिंग्स को दिए थे। अतः उसने आते ही नायब दीवान रजा खां और सिताब राय को हटा दिया और उन पर मुकदमा चलाया। दीवानी के अधिकार कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिए। हेस्टिंग्स ने निजामत के अधिकारों को भी नवाब से वापस ले लिया। अतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा का शासन पूरी तरह कंपनी के हाथों में चला गया और नवाब को व्यक्तिगत खर्च के लिए 16 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाने लगा। हेस्टिंग्स ने नवाब नजमुद्दौला की देखरेख के लिए मीर जाफ़र की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया, लेकिन उसके इस कार्य के लिए उस पर आरोप लगाया गया कि उसने मुन्नी बेगम से रिश्वत ली थी। और बाद में जब काउंसिल की स्थापना हो गई तब 1775 ईस्वी में मुन्नी बेगम को हटाकर रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हम देखते हैं कि बंगाल में 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक जो व्यवस्था रही द्वैध शासन की, वो बंगाल के लिए और ख़ासतौर पर बंगाल की जनता, किसानों के लिए, कारीगरों के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हुई। मैं समझ सकती हूँ कि आप आधुनिक काल में अंग्रेज़ों का शोषण बंगाल में किस प्रकार हुआ, उसकी शुरुआत हमें यहाँ द्वैध शासन में नज़र आती है और हम देखेंगे कि ये निरंतर बढ़ती चली जाएगी और अंततः भारतीय जनता को उसके खिलाफ उठ खड़ा होना पड़ेगा। धन्यवाद।